हेलो गाइस, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट इज जीआई। ठीक है, तो इसके तीन सिंपल फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले आए कैसे हम वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी इसका फॉर्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो पहला फॉर्मूला, इफ द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, if the compound is unsymmetrical, then total number of GI will be 2 to the power n। ठीक है, सेकंड n क्या है मैं बताता हूं, n है ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। ठीक है, दूसरा लिख लो, if the compound is symmetrical and has even geometrical centers। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n-1 प्लस 2 n/2 -1। और जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, इफ द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल is symmetrical and has odd geometrical centers, then this formula becomes 2 के power n-1 plus 2 n-1/2। ठीक है, तो यहीं पे चेंज हो जाता है। अब सोचोगे कि यार याद कैसे रखें ये, तो देखो अगर इवन है तो इवन डिवाइडेड बाई 2 तो कर सकते हैं, 6/2 8/2 जो भी है, फिर उसमें से -1 कर दो। ठीक है, तो तुमको एक इंटीजर मिलेगा। नहीं तो अगर ऑड है तो ऑड तो ये बाई 2 को कर नहीं सकते हम, तो फिर उसमें से एक माइनस करके बाई 2 कर देते हैं और फिर यहाँ -1। ठीक है, कब, जब तुम्हारा कंपाउंड सिमेट्रिकल है और उसमें इवन ज्योमेट्रिकल सेंटर्स है, और यहाँ भी सिमेट्रिकल और ऑड। पहला फॉर्मूला क्या है, सिर्फ अनसिमेट्रिकल ही यहाँ रहना जरूरी है, अनसिमेट्रिकल, उसमें ऑड इवन का हम नहीं देखते। तो देखते हम उसको आगे, यहाँ लिख लो, वेयर n क्या है, इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। अब याद रखना कि ये n हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने 6 केसेस देखे हैं। अगर अभी भी किसी ने नहीं देखा है तो एक बार रिफर कर लो मेरे पुराने वीडियोस को, उसमें 6 केसेस हमने देखे थे। हर एक केस मतलब विल बी करेस्पॉन्डिंग टू वन ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, हम एग्जांपल में भी देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको लिख लो, फिर एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं फटाफट। तो पहला एग्जांपल, H2C डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तीसरा लिख लो, C2H5, राइट। पांचवा लिख लो, ठीक है। तो अगर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, तो ये याद रखना, हमेशा दिमाग में कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को,
पहले तो तुमको क्या फाइंड करना है हमेशा, n, ठीक है। n क्या था, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स, ठीक है। जो 6 केसेस हमने पढ़े थे उनको ढूंढना है पहले तो। फिर जब n मिल जाएगा तुमको, फिर क्या देखना है कि क्या मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है, तो क्या वो सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसको अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, डबल एन, ठीक है। तो जब तुमको ये पता लग जाएगा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, फिर तुम क्या देखोगे कि अच्छा n जो है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। इसके बाद तुम एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, इसके बाद एप्रोप्रिएट फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो आइए फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, तो यहाँ पे कितने हमको ज्योमेट्रिकल सेंटर्स दिख रहे हैं, दिमाग में केस 1 2 3 4 5 6 सारे केसेस दिमाग में रखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, पर क्या ये डबल बॉन्ड Gi शो करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बचा ये वाला, तो यहाँ पे दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, तो ये वाला एक्टिव है, तो जहां पे भी एक्टिव होगा हम वहां पे स्टार लगा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट सिमेट्री अनसिमेट्री देखना है, कैसे देखेंगे, तो क्या करना है तुम्हें, मॉलिक्यूल के ना हमेशा सेंटर में आ जाओ, सेंटर में आके उससे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर बराबर डिस्टेंस हमको वॉक करना है। तो वॉक करते करते जहां भी अगर डिफरेंस मिल गया कि मैंने यहां चला कुछ मिला, राइट इस साइड चला तो कुछ मिला, अगर डिफरेंस मिल गया तो फिर वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। और अगर नहीं मिलता है एंड तक, ठीक है, बीच से किनारे किनारे पहुंच गए, कुछ भी डिफरेंस नहीं मिला, सब एक जैसा, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। जैसे कि देखो, अगर मैं 1 2 3 कार्बन 1 2 3, मतलब कि सेंटर कहां आ जाएगा, इधर। तो अगर मैं एक स्टेप चलूं इस साइड और एक स्टेप चलूं इस साइड, इस कार्बन तक, तो क्या दिख गया मेरे को, इधर पे क्या है, डबल बॉन्ड, और इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या है, सेम सेम नहीं हुआ, तो कैसा हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। कैसा हो गया, ये अनसिमेट्रिकल, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं है। और अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो फिर क्या फॉर्मूला है, 2 के पावर n, यहाँ n क्या है 1, विच इज इक्वल टू 2। डन हो गया। सेकंड वाला देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, क्या ये डबल बॉन्ड एक्टिव है, हाँ, HCH3 डिफरेंट है, यहाँ पे भी H और CH3 डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, मतलब क्या कि n विल बी इक्वल टू 2। अच्छा, अब सिमेट्री चेक करनी है, तो सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, तो 1 2 3 1 2 3, तो इनके बीच में आ जाएंगे हम, इधर से डिवाइड कर देंगे, तो मैं एक स्टेप चला, क्या मिला, CH, इधर भी उतना ही चला, CH, इधर चला डबल बॉन्ड CH, इधर डबल बॉन्ड CH, इधर सिंगल बॉन्ड CH3, इधर सिंगल बॉन्ड CH3, सेम हो गया हर तरफ। इसका मतलब क्या है कि ये हो गया आपका सिमेट्रिकल एंड इवन ऑड देखना, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल एंड इवन। इसका क्या फॉर्मूला था, तो मैं यहां लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला था 2 टू द पावर n minus 1 प्लस 2 n by 2 minus 1। पुट कर दो सब कुछ, क्या हो जाएगा, 2 n equal to 2 पुट करो, 2 minus 1 1, so 2 power 1 is 2 only, plus 2 by 2 is 1 minus 1 0, so 2 to the power 0 is 0, right? हाँ, बहुत अच्छे, 0 नहीं होता है, क्या होता है 2 to the power 0 1, राइट? तो जल्दीबाजी में गलती नहीं करना, तो हो जाएगा 2 plus 1 equal to 3, तो आंसर क्या हो गया, 3। समझ में आ रहा है, राइट? चलो तीसरा देखो, तीसरे में डबल बॉन्ड 1 2 है, दोनों क्या कर लो, पहले सर्कल कर लो, अब फाइंड करो कि क्या दोनों एक्टिव है, तो यहाँ पे HCH3 है, हाँ, यहाँ HCO2H5 है, एक्टिव है, तो ये वाला भी एक्टिव, ये वाला भी एक्टिव, मतलब यहाँ क्या लगेगा, n इक्वल टू 2। अब सिमेट्री देखना है, देखो सिमेट्री, तो क्या करो, बीच मानने की कोशिश करो, मतलब इसको एक ग्रुप मान लो, ठीक है, कि इधर से एक ये जुड़ा और इधर से कौन जुड़ा है, CH3। तो अगर मैं बीच मानना चाहूं तो किधर आऊंगा बीच में, इस साइड आऊंगा, देखो 1 2 3, मतलब एक ग्रुप कार्बन कार्बन, ये ग्रुप कार्बन कार्बन सेंटर में आ गया। तो अब चलो यहां से, तो यहाँ पे क्या है, CH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH,
इथाइल ग्रुप, बट यहाँ कौन मिला, मिथाइल ग्रुप। तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो अगर दोनों डिफरेंट हो गए इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा, 2 to the power n। 2 पुट कर दो तो 2 स्क्वायर 4 विल बी द आंसर, राइट। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस था, CH3 सब सेम, सिर्फ CH3 की जगह मैंने इथाइल रख दिया। मतलब कि जब दोनों तरफ सेम सेम था तो एक कम आ गया, और जब दोनों तरफ डिफरेंट है, मतलब जब ये अनसिमेट्रिकल है तो 4 आ गया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे, स्ट्रक्चर इमेजिन करेंगे, नहीं तो फॉर्मूले से भी हमेशा आंसर सही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ देखो, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, 2 3 है, 3 डबल बॉन्ड। अब 3 डबल बॉन्ड तो देखोगे अगर ध्यान से तो सारे के सारे कैसे हैं, एक्टिव। अगर सारे एक्टिव हैं तो चलो n = 3 हो गया पहले तो। फिर क्या देखेंगे, सिमेट्रिक, जरा देखें सिमेट्री तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, मतलब क्या, मेरे को इधर सेंटर से आऊंगा ना, तो यहाँ क्या क्या मिला, CH, इधर भी क्या मिला, CH CH CH, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम देख के भी बता सकते हैं, बट समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ से क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड ऑड। इसका क्या फॉर्मूला था, तो इसका फॉर्मूला था 2n-1 प्लस 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2 3 3-1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 3-1 2 2 by 2 1, so 2 to the power 1, तो 4 plus 2 equals to 6। आ रहा है समझ में। फिफ्थ देखो, फिफ्थ कैसा है तुम्हारा कि कितने केसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो। तो एक तो ये रहा डबल बॉन्ड, एक तो ये रहा डबल बॉन्ड, क्या कोई और केस है क्या, तो केस 1 था C डबल बॉन्ड C, हाँ वो तो लिख गया। केस 2 और 3 में नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन तो है नहीं। केस 4 क्या था, याद है। तो अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो हमने सेकंड लेक्चर में इसको डिस्कस किया है, ठीक है, तो प्लीज देख लीजिएगा। तो केस 4 में हमने क्या देखा था कि अगर कोई रिंग है और रिंग में 2 एटम्स हैं जो कि कैसे होने चाहिए, sp3 sp3, और उन दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मतलब कि एक तो हो गया H और दूसरा ये बड़ा सा ग्रुप, इधर भी हो गया एक H और ये बड़ा सा ग्रुप। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करने की पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर ये मिलाकर एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ठीक है। कभी इसको 2 नहीं काउंट कर लेना कि 1 2 2, नहीं, ये एक केस है। जैसे यहाँ पर भी देखो 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जिसके अराउंड डिस्टेंस चेंज होगा। उसी तरह ये और एक पॉइंट है जिसके अराउंड डिस्टेंस चेंज होगा। तो ये ओवरऑल एक केस एक केस एक केस। तो यहाँ पे जो n आता है वो आएगा तुम्हारा 3, ठीक है, ये एक केस है, केस 4 यहाँ पे। अच्छा, अब क्या फाइंड करना हमको, सिमेट्री। तो सिमेट्री देख लो, उसको हाफ से डिवाइड करो। तो देखो यहाँ गया CH मिला, यहाँ भी क्या क्या CH, डबल बॉन्ड CH, फिर CH3 क्या मिला, ये सिमेट्रिकल। तो यहाँ क्या लिख दोगे, सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल है तो क्या करना है, सीधा फॉर्मूला पुट करो, तो n = 3 सिमेट्रिकल, n = 3 सिमेट्रिकल। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे 6। सो 2 to the power n-1 plus 2 n-1 by 2 is equal to 6। बात आई समझ में, राइट। तो जल्दी से लिख लो, हम 2 एग्जांपल और देखेंगे, फिर कुछ रिंग्स में चलेंगे, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट देखो 6, ठीक है। तो अगर मैं ये दे दूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, बेंजीन, ओके। फिर CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो। फिर से जहां डबल बॉन्ड दिख जाए तो पहले उनको सर्कल कर लो। तो ये रहा एक डबल बॉन्ड और ये रहा एक डबल बॉन्ड,
ठीक है, वो हाइड्रोजन है। फिर क्या करना हमको? अच्छा, क्या ये कौन सा केस है? केस 2, 3, 4, केस 4 है क्या ये? क्या ये कार्बन sp3 और ये sp3 है? नहीं, राइट? ये बेंजीन है। बेंजीन का हर एक कार्बन एटम क्या होता है? sp2 होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कौन सा एटम है? sp2 और ये bsp2। तो यहाँ केस 4 नहीं है। केस 5, क्या केस 5 दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, केस 5 भी नहीं है, 6 मेंबर्ड है सिर्फ, और केस 6 भी नहीं है। तो देयरफॉर हाउ मेनी केसेस आर देयर? ओनली 2। तो n इक्वल्स टू 2। n अगर 2 है और सिमेट्री है क्या? जरा देखें, तो इसको बीच से काटो, काटो, इधर गए CH डबल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, तो क्या है ये? सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल हो जाए तो क्या फॉर्मूला था? सीधी सी बात, 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 n बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 2 बाई 2 1 माइनस 1 0 2 बाई 0 1 विच इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में? अच्छा, एक और लिख लो, और इस बार तुम बताओ जरा, तो मैं बना देता हूं। ठीक है, इसको जरा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या किया जाए इसके अंदर? तो अगेन जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं कब से कि केस 1 2 3 4 5 6 को रिवाइंड करो। तो केस 1 कहां कहां दिख रहा है भाई? C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। क्या ये केस 1 है? नहीं। अगर है कोई केस तो ये केस 5 में आएगा। और केस 5 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर रिंग को डबल बॉन्ड को अगर रिंग के अंदर डालना है और GI शो करे तो वो रिंग एटलीस्ट 8 मेंबर्स होना चाहिए। तो क्या ये हमारे लिए सेंटर होगा? नहीं होगा। ठीक है, केस 5 के अराउंड में है ये, तो केस 5 यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है, ये दोनों हो रहे हैं, राइट? अच्छा, क्या ये शो करेगा GI? क्या है दोनों यहाँ पे? हाइड्रोजन, तो ये भी शो नहीं करेगा। क्या ये शो करेगा GI? तो देखो, तो H और ये डिफरेंट है, H और ये डिफरेंट है, हाँ ये शो करेगा। अच्छा, क्या कोई और है? कोई और केस दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस, कौन सा केस? केस नंबर 4। क्या है? मेरे पास एक रिंग है, रिंग में 2 एटम है, दोनों एटम क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हो गया और एक ये हो गया, राइट? तो यहाँ के अराउंड शो हो सकता है, राइट? यहाँ पे शो होगा। ये कौन सा केस है? ये केस नंबर 4 है। तो यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये दोनों क्रॉस है। तो चलो इसको हटा देता हूँ। तो ये एक सर्कल और एक ये, तो ये n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या हो गया? n इक्वल टू 2। अच्छा, क्या इसका सिमेट्री है? अगर इसको काटेंगे भी तो तुम कहां से काटना चाहोगे? है ना भाई, सर से पैर काटोगे सीधा, ऊपर से नीचे। तो ये रहा इसका सर, और यहाँ से ऐसे काटना चाहोगे, है ना? यही से सिमेट्री मिलेगी, और कहां से मिलेगी? तो पर देखो, एक तरफ क्या है? ये ग्रुप, और एक तरफ ये ग्रुप, क्या दोनों सेम है? नहीं है। तो अगर मैं ऐसे गया तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया कि ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये है अनसिमेट्रिकल। और अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो फिर 2 टू दी पावर n 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अच्छा, एक जस्ट इन केस मैं बता रहा हूं, मान लो कि कोई बोल दे यार इसके सारे GI मुझे बताओ, जो 4 हमने लिखे हैं कैसे होंगे? ठीक है, तो कैसे लिखोगे? तो देखो, तो एक बार ये ग्रुप और ये ग्रुप ऊपर ऊपर, तो लिखने को हम लिखेंगे इस तरीके से, अप अप, मतलब दोनों कहां है? अप अप, और इसके अंदर सिस, सिस बोले तो ये H और ये H सेम साइड। ठीक है, अच्छा, फिर क्या? अप डाउन कर दो और फिर सिस रखे ही रहो। ठीक है, फिर क्या? अप अप में और क्या आ सकता है? ट्रांस, तो अप अप ट्रांस,
और अप डाउन के साथ भी क्या आ जाएगा, ट्रांस, बात खत्म। अब अगर तुम बोलोगे कि सर डाउन डाउन सिस का क्या, और सर डाउन डाउन ट्रांस का क्या, है ना, ये दोनों भी तो हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों जो है डाउन डाउन सिस और डाउन डाउन ट्रांस, तो ये जो पहला वाला है डाउन डाउन सिस विल बी इक्वल टू अप अप सिस, और जो अप अप ट्रांस है दिस विल बी इक्वल टू डाउन डाउन अप अप ट्रांस विल बी इक्वल टू डाउन डाउन ट्रांस। ठीक है, अब जरा इमेजिन करने की कोशिश करो क्यों सेम है। ठीक है, देखो आंसर तो तुम्हारा यही आ जाएगा, ठीक है, बट अगर इमेजिन करोगे तो वो आगे आने वाले ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, पूरा चैप्टर ही इमेजिन करने वाला है। तो सोचो अप अप सिस, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसे ले लो, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ऊपर ऊपर, ठीक है, और इसको ऐसे ले लो रेड, तो रेड पे क्या है सिस, सिस मतलब यहाँ पे दो एच होंगे जो सेम साइड में होंगे, या तो नीचे या ऊपर, ठीक है, मान लो नीचे, तो अब सिस इधर पे, मैं क्या बोल रहा हूं इसको उल्टा करो, तो सिस का मतलब क्या था, सिस का मतलब एच यहाँ पे सेम साइड पे थे, मतलब जब इस तरीके से था तो यहाँ पे एच दोनों सेम साइड, तो जब इसको हम इन्वर्ट करेंगे तो देखो अभी भी एच तो सेम साइड ही रहेगा ना, और ये ब्लू और रेड क्या हो गए डाउन डाउन, तो मतलब डाउन डाउन और इस पे सिस ही रहेगा, एच तो भाई सिस से ट्रांस नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब सिस को जब हम इन्वर्ट करते हैं जैसे इस तरीके से, इसको इन्वर्ट कर दिए ऐसे, तो इसका सिस ट्रांस नहीं बदलता है यहाँ पे जो है, इसलिए अब सिस विल बी इक्वल टू डाउन डाउन सिस। और सिमिलरली क्या है ये अब ट्रांस, तो भाई सेम बात, अगर अप है और यहाँ पे ट्रांस है तो इसको जब ऐसे करोगे तो जो एच यहाँ पे अपोजिट में थे वो तो अपोजिट ही रहेंगे, है ना, हमने तो बस इनको ऐसे उल्टा किया है, तो यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं किया था, तो यहाँ पे ट्रांस रह जाएगा, तो अप ट्रांस विल बी इक्वल डाउन डाउन ट्रांस। ठीक है, ये तो रही बात इसकी, राइट। तो इतने केसेस बन रहे थे बट उसमें से सिर्फ 4 ही यहाँ पे लगेंगे क्योंकि बाकी सब सेम होने वाला है। इसी तरह का एग्जांपल हमने कर रखा है, कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं बताऊं CH3 CH 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 डबल बॉन्ड CH CH3, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे, तो क्या क्या हो सकता था, सिस सिस, या फिर ट्रांस ट्रांस, या फिर सिस ट्रांस, या फिर ट्रांस सिस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिस सिस और ट्रांस ट्रांस तो तुमको 2 दे देंगे, दोनों यूनिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस, राइट, तो ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला, मतलब जब इनमें सिस ट्रांस रखे रहेंगे, इन दोनों में सिस ट्रांस और फिर ट्रांस सिस, तो जो दोनों बनेंगे दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दोनों मिलके बेसिकली क्योंकि सेम है तो तुमको ये 1 दे देंगे, राइट। तो इनको हम जरा देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर से भी, तो टोटल क्या आएगा, टोटल तुम्हारा आएगा 3, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर देख लो कि दोनों कैसे सेम है, मैं इसलिए कर रहा हूं, आंसर तो तुम्हारा निकल गया है बट इमेजिनेशन इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जरा देखना, देखो, तो मान लो कि पहला कंपाउंड क्या है, सिस ट्रांस, तो ये वाला कंपाउंड है सिस ट्रांस, देखो ये व्हाइट वाले क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये दोनों क्या है सिस और ये दोनों हो गए ट्रांस। अब दूसरा कंपाउंड अगर मैं लाऊं, ठीक है, इसको देखो दूसरा कंपाउंड, राइट, ये देखो अभी यहाँ पे ये वाला क्या है ट्रांस और ये वाला क्या है नीचे दूसरा वाला सिस, और ये सिस एंड ट्रांस, ये ट्रांस एंड सिस। जरा देखो, है ना, तो पहला वाला क्या था, ये मान लो पहला वाला ट्रांस एंड सिस, और इसको ले लो सिस एंड ट्रांस, राइट, लाइक दिस। तो क्या दिख रहा है, दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज टाइप दिख रहे हैं, देखो जैसे बीच में कोई मिरर रखा हो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों कंपाउंड सेम है, तो ये देखो जरा ध्यान से देखते रहना, इनको अगर मैं ऐसे रखूं और ओवरलैप करना चालू कर दूं, राइट, ये देखो, तो एटम बाय एटम, right, orientation by orientation, everything is going to match, right. If I take this, you see,
राइट, एक के पीछे एक। तो ये क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मतलब दोनों कंपाउंड सेम है। तो इसीलिए जब एंड्स क्या थे, सेम सेम, तो फिर ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जा रहे थे। बट अगर यहीं पे मैं दूसरे आइटम्स रख देता, तो यहीं पे दोनों पर्पल की जगह दूसरे आइटम्स, तो क्या होता कि जब मैं ऐसे मैच करता तो मैच नहीं होते। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ इथाइल था तो उसका आंसर क्या आ रहा था, 4। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एक कम हो गया। ठीक है, तो यही था रीजन। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, तो ये तो रही जब अगर रिंग्स इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। बट कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं, 2-3। जैसे ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था उसको डाल लेना और लिखो ये वाला कि अगर ठीक है ऐसा है और हर तरफ क्या है, Cl Cl और Cl। ठीक है, एक और लिख लो कि FCl Br। ठीक है, और एक और लिख लो डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N OH और डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें, राइट, तो कौन कौन से केसेस बनते हैं, ये केस नंबर 4 से है, राइट। तो क्या करेंगे कि देखो कितने केसेस हैं, खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब कभी ओनली रिंग्स ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, एक तो क्या था कि लीनियर वाला जो हम कर चुके, अगर कभी ऐसा दिखे, ठीक है, कि रिंग्स वगैरह बने, उसमें हम देख रहे हैं, मतलब केस 4 टाइप्स अगर आता है, तो यहां पे डू नॉट अप्लाई फॉर्मूला, डू नॉट अप्लाई फॉर्मूले ब्लाइंडली। ठीक है, इट मे और मे नॉट वर्क, इट मे और मे नॉट वर्क। इसलिए फॉर द सेफर साइड जब भी कभी ऐसे रिंग्स आ जाते हैं तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही करते हैं। यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। ये जो फॉर्मूले इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूले है। ठीक है, तो याद रखना कि जब कभी ऐसा आ जाएगा तो ओके। अब देखो कैसे करेंगे, तो 3 एटम्स हैं, ठीक है, तो कैसे कैसे बन सकता है, ध्यान से देखो, इस ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर, at one time all 3 chlorines facing up, then 2 facing up and 1 facing down। नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा कि 2 facing down and 1 facing up। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 2 facing down, तो मैं क्या कर दूं, इधर इसको डाउन कर देता हूं, इसको डाउन कर देता हूं और इसको अप कर देता हूं। ठीक है, तो और लास्ट केस क्या बनेगा, ऑल फेसिंग डाउन। अच्छा बताओ, ऑल फेसिंग डाउन एंड ऑल फेसिंग अप, क्या ये दोनों डिफरेंट रहेंगे, नहीं, राइट, बिकॉज अगर किसी रिंग में 3 आर फेसिंग अप लाइक दिस, यू इन्वर्ट द रिंग लाइक दिस, ऑल 3 विल बी फेसिंग डाउन। तो ऑल फेस अप एंड ऑल फेस डाउन आर एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, अच्छा चलो वो तो हमने लिखा भी नहीं। क्या ये दोनों डिफरेंट है, नहीं, क्यों, ये ध्यान से देखो, 2 फेसिंग अप 1 फेसिंग डाउन। अब इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक केस तो ऐसा है, 2 केस, राइट, 2 ग्रुप्स फेसिंग अप 1 ग्रुप फेसिंग डाउन। अब अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, क्या दिख रहा है, 1 ग्रुप फेसिंग अप 2 ग्रुप फेसिंग डाउन, 1 ग्रुप फेसिंग अप 2 ग्रुप फेसिंग डाउन। अब यहाँ पे क्या, ग्रुप्स तो सेम है, तुम इसको ऐसे रख के ऐसे कर लो तो कोई डिफरेंस नहीं बनता है। इसीलिए यहां भी क्या है, ये वाला जो है इसके सेम टू सेम है। इसका मतलब यहां पे आंसर कितना आया, ओनली 2। बात आई समझ में, क्यों, क्योंकि भाई ये सब सारे ग्रुप्स क्या थे, सेम थे, तो 2 ऊपर रहे एक नीचे इज इक्वल टू 1 ऊपर 2 नीचे। अच्छा ये वाला देख लो, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, तीनों डिफरेंट है। अब अगर तीनों डिफरेंट हो गए तब देखो कितना बनेगा, तो फिर एक टाइम पे ऑल अप
ठीक है, ध्यान दो, देखो ऐसे ही करना है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो समझो हीट एंड ट्रायल कैसे करें, ऑल अप, फिर एक को ऊपर रखो, दो को नीचे रख दो, ठीक है। तो एक बार कौन आएगा, क्लोरीन ऊपर, तो मैं लिख देता हूं Cl अप, Cl इस तरीके से लिख देता हूं, अप एंड डाउन, ठीक है। तो पहले बार में कौन हो गया, ऑल अप, जीरो डाउन, राइट। देन क्या होगा, क्लोरीन अप, फ्लोरीन ब्रोमीन डाउन, फ्लोरीन अप, क्लोरीन ब्रोमीन डाउन, देन ब्रोमीन अप, देन फ्लोरीन क्लोरीन डाउन। और कौन सा केस बचा, ऑल डाउन, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा। बट क्या ये दोनों डिफरेंट होंगे क्या, नहीं, राइट, क्योंकि अभी तो तीनों आप हैं, तो तीनों अब उसको ऐसे कर देंगे, तीनों डाउन, तो फिर ये केस और ये केस विल बी सेम, तो इसको हम हटा देंगे। बात आई समझ में, राइट। तो नाउ अभी क्या आंसर बचा, 1 2 3 4, 4 केस बन जाएंगे, तो आंसर आ गया तुम्हारा 4। बात आ रही है समझ में, राइट। ये वाला देख लो, थर्ड एग्जांपल, ठीक, थर्ड एग्जांपल देखो, ये कैसा है, अगर तुम लोग लिख तो लिए होगे कॉपी में, ठीक है, तो मैं इसी में थोड़ा वापस इसको रीअरेंज कर रहा हूं। होता क्या है यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो sp2 है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब कि मैं इसका लोन पेयर और OH को एक ट्राइगोनल प्लेनर में रखूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये खुद से हमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी तो मैं ऐसे लोन पेयर और OH को क्या रखूंगा, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर में रखूंगा, ऐसा, ठीक है। इधर पे भी लोन पेयर और OH ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात आई समझ में, तो अभी देखो मेरा एम क्या है, डिस्टेंस चेंज करना। मैंने इसको लास्ट लेक्चर में भी बताया था क्या करना है, कि अभी OH टू OH, ठीक है, कुछ डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं OH को अगर यहां रख दूं तो अभी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इधर से हो जाएगी, मतलब कि इफ आई पुट OH ऑन दिस साइड डिस्टेंस विल चेंज। तो अगर मैं OH को यहां रख दूं तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे याद रखो, ऑल 1 2 3। अब ध्यान से देखो, मैंने लोन पेयर सबको राइट साइड बनाया है, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, और फिर यहां से भी क्या है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऑल लोन पेयर क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज मतलब सारे के सारे इस तरीके तरफ झुके हैं, पीछे घुमा दूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऑल लोन पेयर क्लॉकवाइज, फिर अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 लोन पेयर, ये दोनों क्या रह जाएंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, बट एक उल्टा कर दिया मैंने इस तरीके से, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, 1 लोन पेयर एंटी, ठीक है। तो देखो ऑल लोन पेयर क्लॉकवाइज, ये पहला केस, दूसरा केस 2 लोन पेयर क्लॉकवाइज एंड 1 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस क्या बन जाएगा कि 1 लोन पेयर क्लॉकवाइज एंड 2 लोन पेयर एंटी, ठीक है। तो अभी देखो 2 एंटी रह के एक क्लॉक रहे या फिर 2 क्लॉक रह के एक एंटी रहे, बात बराबर हो जाएगी। तो ये वाला जो केस है विल बी सेम एज दिस वन, सेम। इसका मतलब कि आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिर्फ 2, समझ रहे हो। अब क्या क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई एक अगर लोन पेयर इधर आ गया, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने 2 को उल्टा करके एक को सीधा रखा था, या एक को उल्टा करके 2 को सीधा, ठीक है, तो बात वही आ जाएगी बराबर। तो आंसर यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। कैलकुलेशन हमारा यही तक था। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो लिख लो उसको जल्दी से। ऑलराइट गाइस, तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, भी लिख लो, ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके। मेनली सिस ट्रांस का हम देखेंगे, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, तो 5 बातें हमको खास ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला देख लो, तो पहली चीज जो है, जो सबको पता होना चाहिए अभी, वो है डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट, जो कि कैसे हम डिनोट करते हैं, म्यू से, राइट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो हमको पता है कि इट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल डाइपोल्स। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान से देखो। जैसे कि अगर मैं पानी ले लूं कि वाटर, तो क्या बोल रहा है ये, वेक्टर सम ऑफ ऑल डाइपोल्स किसी भी कंपाउंड का। तो मान लो पहले मैंने पानी लिया है, तो पानी में O और H के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, राइट, तो O और H इनके बीच में डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, राइट। तो कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इधर पे, अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं तो कैसे बना देंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा, राइट। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा। तो होता क्या है ना कि कोवेलेंट में हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, बट मोर ऑफन देन नॉट होता क्या है कि जो जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है, उसमें जो मोर पावरफुल होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे शेयरिंग तो हुई थी, बट इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहा, ठीक है, वो शिफ्ट हो गया किधर, ऑक्सीजन की ओर। सिमिलरली यहां से भी ऑक्सीजन की ओर। तो अगर मैं इनका वेक्टर सम निकालूं तो कैसा होगा, तो ये ऐसा, ये इधर, पैरेललोग्राम रूल, राइट, एवरीवन नोस। तो यहां से ये वेक्टर सम ऐसे निकल के आ जाएगा। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो आप, मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल को, कोई भी मॉलिक्यूल, तो ये तो वाटर, इसको मैं एज अ डाइपोल रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब कि इन दोनों का सम करने के बाद मेरा जो आएगा डायरेक्शन, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, राइट, अपवर्ड्स। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस पानी को मैं इस तरीके से डिनोट करना चालू कर दूंगा। तो ऊपर क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं एक डेल्टा माइनस ले लूंगा। डेल्टा माइनस मतलब पार्शियल शिफ्टिंग, ठीक है, और डेल्टा प्लस। किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि ये मॉलिक्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहना चालू कर देंगे कि ये पोलर है। और पोलर मतलब क्या होता है कि जहां पे डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अच्छा, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बस ये रिवीजन है, ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। CO2 अगर मैं ले लूं, CO2, राइट, CO2, तो CO2 में क्या होगा, देखो, इन C और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो यहां से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किधर, ऑक्सीजन की ओर, राइट। और इस कार्बन से इधर से भी कहां शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की ओर। हो क्या रहा है कि दोनों का अगर मैं वेक्टर सम निकालूं, अच्छा सुनो, एक बॉन्ड का क्या कहलाता है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, राइट, सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंपली एक बॉन्ड मोमेंट है। क्या है, बॉन्ड मोमेंट, ठीक है, किसी बॉन्ड में। ओवरऑल जब कंपाउंड में निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या बोलना चालू कर देते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में देखो, बस सिंपली अगर मैं दोनों बना दूं तो एक किधर जा रहा है, इधर, और एक किधर आ रहा है, इधर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया, वेक्टर सम दोनों का 0। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू इक्वल टू 0। और जिसका भी ये 0 होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर। बात आई समझ में, राइट। तो ये ध्यान रखो। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो नॉन पोलर होते हैं उनको हम ऐसे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस करके नहीं दिखाते हैं, ठीक है, नहीं दिखाते हैं। पर जो पोलर होते हैं उनको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, तो इतना अगर समझ में आ गया कि पोलर मतलब क्या है, कि उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे एज अ डाइपोल, ठीक है। और जो नॉन पोलर है उनको म्यू इक्वल टू 0, तो उनको हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ये गलत, CO2 के लिए गलत है, वाटर के लिए सही है। क्लियर है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट ये हो गया। एक बार तुम अगर ये समझ गए कि पोलर और डाइपोल मोमेंट का रिलेशन होता है, जिसका नॉन जीरो होगा वही पोलर होगा और जिसका 0 होगा वो नॉन पोलर हो जाएगा, बस इतना ध्यान में रखो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाता है कि जो वाटर सॉल्युबिलिटी है, क्या वाटर सॉल्युबिलिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है,
फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? दो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि जहां पर कोई रिएक्शन है, एज इन केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, जैसे बर्फ का पिघलना, राइट, पानी का जमना, पानी का वेपर बनना, या किसी भी चीज का सॉल्युबल हो जाना, तो वो फिजिकल प्रोसेस है। कहीं पे किसी का केमिकल कॉम्पोजिशन वहां पे चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो वाटर सॉल्युबिलिटी, पानी में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। मतलब कि इफ म्यू इंक्रीजेस तो पानी में वो सॉल्युबल भी ज्यादा होगा। ओके, इसको समझो जरा क्यों ऐसा है। तो बेसिकली जो पानी होता है, ठीक है, हमको देखने में तो क्या लगता है कि बहुत सिंपल सी चीज है, राइट, ट्रांसपेरेंट है पानी और टेस्टलेस है, कलरलेस है, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छी सी चीज है। बट एक्चुअल में पानी जो होता है वो काफी मतलबी, सेल्फिश, ग्रीडी होता है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। पानी में या कोई भी चीज, जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का सॉल्युबल होना या डिसॉल्व हो जाना। जैसे कि हम कभी बोलते हैं कि यार मैं पता नहीं उस ग्रुप में डिसॉल्व हो पाऊंगा कि नहीं। मतलब क्या है इस चीज का, कि मतलब अगर मैं उधर गया तो मैं उनके बीच में अपनी जगह बना पाऊंगा या नहीं, ठीक है, मिक्स होना मतलब उसके बीच में। तो होता क्या है, ध्यान से देखो, कि मान लो तुम्हारे पास ये वाटर है, ठीक है, वाटर, और इसके पास कोई नॉन पोलर कंपाउंड आ रहा है, कोई नॉन पोलर कंपाउंड आ रहा है, और पानी क्या है, पोलर, ठीक है। तो ये इसके पास आ रहा है, ठीक है, ये आया, ये पानी को बोला कि भाई मुझे दोस्ती करनी है, मुझे तेरे साथ घुलना मिलना है, तेरे साथ रहना है, तेरे साथ सॉल्युबल होना है मेरे को। होगा क्या कि पानी का अंदर जो सिचुएशन है, ऑयल के आने के पहले क्या है कि जो पानी होता है वो पोलर होता है। तो पोलरिज्म हमने देखा वो कैसा है, डाइपोल डाइपोल। तो आने के पहले उसका कैसा रहेगा, वो इस तरह दिखेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, फिर इधर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो ये प्लस माइनस आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो फोर्स होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, दो मॉलिक्यूल के बीच का। तो ये बेसिकली हो गया इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या, एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है। तो नॉर्मली कोई डाइपोल मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो रहेगा, बट वाटर के केस में उससे बेटर बॉन्डिंग होती है। वो कौन सी बॉन्डिंग है जो वाटर के केस में है, वो है एच बॉन्डिंग, ठीक है। नाउ एच बॉन्डिंग is better or stronger than dipole dipole, ओके। नाउ ये डाइपोल डाइपोल, देखो मैं कुछ चीजें नहीं लिखूं बोर्ड पे, उसको लिख लेना। तो डाइपोल डाइपोल तो रहेगा ही पोलर मॉलिक्यूल्स में, डाइपोल डाइपोल, बट पानी पोलर होने के साथ साथ वो एक एच बॉन्डिंग भी शो करता है जो कि डाइपोल डाइपोल से भी बेटर है। अच्छा, तो अभी आ रहा है भाई ऑयल, बोल रहा है मुझे दोस्ती करनी है, मेरे को भी अपने साथ जोड़। अब क्या होगा कि वाटर जो मॉलिक्यूल्स वो कैसे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल, तीन, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं भाई, ठीक है, स्ट्रांगली, कौन से, एच बॉन्ड से। तो भाई ऑयल आ रहा है तो वाटर देखा उसको कि ऑयल आ रहा है, ऑयल बोला कि मुझे भी अंदर एंट्री दो। तो अब वाटर क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, तो देखता है उसका, अच्छा तू नॉन पोलर है। तो वाटर अगर नॉन पोलर के साथ हाथ पकड़ ले तो जो बॉन्डिंग बनती है वो पहले से वीक बनती है। तो वाटर को ये पसंद नहीं आता, उसको क्या बोलना है भाई, वाटर बहुत सेल्फिश और थोड़ा ग्रीडी है। क्या है कि मेरे पास जितना ऑलरेडी अच्छी बॉन्डिंग है, या तो उसके बराबर का कुछ दो, उसके सिमिलर का कुछ दो, अदरवाइज उससे बढ़िया दो तो बात बने, उससे कम दोगे तो भाई बात नहीं बनेगी। तो जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर के साथ कौन सा भाई बॉन्डिंग दे रहे होते हैं जो वाटर को पसंद नहीं आता है। जरा देखें, तो देखो अगर मैं यहां बनाऊं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाटर हो गया, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये क्या है, ऑयल जो कि होता है नॉन पोलर। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि ये हो गया एक डाइपोल, इनके बीच का जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, इनको हम बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल, या तो ये लिख दो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। और अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट होता क्या है कि ये जो इंटरेक्शन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये वीकर देन, है ना, ये जो होता है ये होता है वीकर देन किससे, डाइपोल डाइपोल।
ठीक है, और डाइपोल डाइपोल किससे वीकर था, अभी हमने देखा, ये वीकर हो जाता है H बॉन्डिंग से। तो पानी को H बॉन्डिंग तोड़कर उसको कौन सा, बहुत वीक, दिस इज वेरी वीक एक्चुअल, मतलब उसका अगर डेटा देखे तो फिर पानी बोलता ना भाई इतना वीक से तो बात ना बने। तो कभी भी पानी जो है नॉन पोलर वालों को तो सोल्यूबल करता ही नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उतना पानी को पसंद नहीं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल चला जाता है। अच्छा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अब कहाँ जाके डिसॉल्व होगा, तो भाई वो अपने लोगों के साथ जाता है जहां पे बॉन्डिंग ऑलरेडी वीक है। मतलब क्या, तो नॉन पोलर जाता है नॉन पोलर वालों के पास, तो नॉन पोलर उनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो वैन डर वाल्स फोर्स वीकेस्ट, तो ये नॉन पोलर, इसका मॉलिक्यूल और एक और वो भी क्या होगा, वैन डर वाल्स, तो जहां जा रहा है उधर भी वैन डर वाल्स, खुद भी वैन डर वाल्स लेके जा रहा है, तो भाई गरीब गरीब के पास जा रहा है तो बस उधर पे बात बन जाती है, तो नॉन पोलर टू नॉन पोलर बात चल जाती है। पोलर में क्या होगा कि भाई तुम उसको डाइपोल डाइपोल तो दो, एच बॉन्डिंग नहीं तो चलो डाइपोल डाइपोल तक का तो दो, तो थोड़ा सोचेगा तो सॉल्युबल कर लेगा। एच बॉन्डिंग दोगे तुम पानी को तो भाई खूब मजा आएंगे, जैसे इथेनॉल है राइट, अल्कोहल, इसको पानी में मिलाओ पूरा एकदम सॉल्युबल, क्यों, क्योंकि एच बॉन्डिंग दे देता है वाटर को, तो पानी बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है जो कि ये कौन सा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि जो पोलर होंगे वो पोलर में जाएंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, और अगर किसी का डाइपोल मोमेंट बढ़ा दो, ठीक है, अगर किसी का डाइपोल मोमेंट बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, देखो ये Q एंड डाइपोल मोमेंट होता क्या है, Q वर्स इनटू D, तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि Q बढ़ रहा है, Q का मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें यहाँ पे बढ़ेंगी, तो ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा भाई, चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो वो क्या होगा और एच बॉन्डिंग की तरफ आ जाएगा, मतलब ताकत बढ़ती जाएगी, तो पानी खुश होता जाता है। इसीलिए जब Q बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी पानी में जरूर बढ़ेगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो वो कौन सी होती है, वो होती है बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान से सुनो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वो होगी बॉइल करना, हम बॉइल किसको करते हैं, सॉलिड को कि लिक्विड को राइट, तो ये हम जब भी किसी को बॉइल करते हैं तो वो लिक्विड है, पहली चीज। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, तो पॉइंट तो छोड़ो, पॉइंट मतलब क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, पॉइंट मतलब क्या है, टेम्परेचर। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है बॉइल करने के लिए। बॉइल में होता क्या है, बॉइल में होता है लिक्विड से वेपर, बॉइल मतलब लिक्विड से वेपर। अब ध्यान से देखो, तो लिक्विड क्या होता है कि उसके अंदर डिस्टेंस अगर इतनी है तो वेपर में डिस्टेंस कितनी हो जाती है, दो पार्टिकल्स के बीच में, बहुत ज्यादा, राइट, तो ये कैसा है, ये वेपर और ये कैसा है, लिक्विड। मतलब क्या है कि अगर किसी को मेरे को बॉइल करना है तो उसको लिक्विड से वेपर ले जाने का मतलब ये है कि लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, ये उसको मेरे को तोड़ना है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा उसको सेपरेट करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, इसका मतलब उसको और हीट देना पड़ेगा ताकि वो टूट जाए, और हीट देना पड़ेगा मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, राइट। तो यहां पे भी अगर अभी हम सिर्फ पोलर नॉन पोलर ही दिमाग में रख के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उतने का ही काम है यहाँ पे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो देयरफॉर अगर मान लो कि ये डाइपोल डाइपोल है, ठीक है, अगर ये प्लस और माइनस और ये भी क्या है प्लस और माइनस, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, डाइपोल 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 डाइपोल, राइट। और अगर ये मान लो पोलर नहीं है, ये क्या है, ये तो पोलर है, मान लो नॉन पोलर होता तो कैसा हो जाता है, ऐसा, ठीक है, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, सिर्फ वैन-डर-वाल्स फोर्स, एंड विच इज द वीकेस्ट। तो अब खुद सोचो कि अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर होता, ये कैसे है, ये नॉन पोलर है, अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर पोलर है तो उनको सेपरेट करने के लिए डाइपोल डाइपोल फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, और अगर कोई नॉन पोलर है तो मुझे सिर्फ वीकेस्ट फोर्स को तोड़ना है,
तो डेफिनेटली डाइपोल इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डेर वाल। मतलब क्या कि अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट इज बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर म्यू बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, राइट? क्योंकि अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो मतलब इनके बीच का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो अगर चार्जेस बढ़ रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे चार्ज बढ़ जाएगा, तो अब ज्यादा चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, तो फोर्स ज्यादा, तो तोड़ना उतना ही मुश्किल, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। बात आई समझ में, राइट? तो इसको लिख लो। अगर चाहो तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूं, क्या कि सिंस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर, लिख सकते हैं इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वैन डेर वाल, therefore boiling point is high for polar, okay? also if dipole moment increases, right, if dipole moment increases then dipole force also increases, ठीक है? di मतलब डाइपोल डाइपोल, तो ये भी बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है? आई होप समझ में आ गया, राइट? जल्दी से लिख लो पॉज करके, हम फिर मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट देखो, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट का कोई खास ट्रेंड निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो जो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, ओके, वो है कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग। पैकिंग से क्या मतलब है जरा बस सोचो, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि हम मेल्ट किसको करते हैं? लिक्विड को, गैस को, सॉलिड को, राइट? तो हम सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको सॉलिड टू लिक्विड लेके जा रहे हैं। अब सॉलिड खुद ही सोच लो कि कोई बहुत टाइटली पैक्ड है, तो उसको मेल्ट करने का मतलब कि हमको उसको सेपरेट करना है, तो जो जितना ही टाइटली पैक्ड होगा उसको सेपरेट करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, इतना ही समझ लो, ओके? तो मेल्टिंग पॉइंट अगर बात की जाए तो हमेशा याद रखना क्या चीज, कि ट्रांस इज ऑलवेज मोर देन सिस। कौन? मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे हम डाइपोल मोमेंट से नहीं देखते, हम सिर्फ किससे देखते हैं? पैकिंग से। क्यों? क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लो कि कोई एक सिस में तुम ले लो ऐसा, और ट्रांस में इसी का ट्रांस अगर बनाया जाए तो कैसा बनेगा? ऐसा, ठीक है? ध्यान से देखो कि अगर तुमको ऐसा वाला कंपाउंड को एक के साथ एक स्टैक करना हो, ठीक है, लेके एक ऊपर एक रखना हो, तो यहाँ पे एक ऊपर एक रखना आसान होगा या फिर यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान से सोचोगे ना, इसमें भले ही कंफ्यूज हो जाओगे, बट जस्ट गिव मी अ मिनट। ये बेसिकली कैसा है कि ये दोनों ऐसे था तो एक को पकड़ के मैंने नीचे कर दिया, ठीक है? तो ये मोर ऑफ ए लीनियर बन जाता है, मतलब जो ट्रांस होता है ना वो थोड़ा सीधा स्ट्रेट काइंड ऑफ दिखता है, ऐसा करके स्ट्रेट काइंड ऑफ, और ये यू काइंड ऑफ दिखेगा। तो जो यू काइंड ऑफ है उनको हम बहुत स्टेबिलिटी से पूरा स्टैक नहीं कर सकते, ठीक है? अभी आपकी स्क्रीन पे देखो दो फोटो आ रही है, राइट? दोनों फोटो एक ही कंपाउंड के हैं, बट बीच में बस एक डिफरेंस है बॉन्ड का। ध्यान से देखो तो सिस और ट्रांस दो बॉन्ड तुमको दिख रहे होंगे, ठीक है? तो जो ट्रांस वाला कंपाउंड है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो वो एक लीनियर काइंड ऑफ फीलिंग देता है, सीधा सीधा। तो जो सीधा सीधा उसको रख रख के स्टैक करना भी आसान होगा, ठीक है? और जो सिस देखो कैसा यूब टाइप है, तो वैसे बड़े कंपाउंड को अगर तुम रखना चाहोगे टाइटली पैक करना तो नहीं हो पाता है। मतलब क्या है कि ऑलवेज ट्रांस में जो पैकिंग है वो सिस से बेटर होती है,
ये याद रखना है, रख लो, ठीक है। इसमें भले ही तुमको इमेजिन नहीं हो रहा, बट जो मैंने फोटो दिखा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से देखो, उसमें खुद ही दिख जाएगा कि अगर पैक करना होगा तो तुम किसको उठा के अच्छे से पैक कर पाओगे, कंप्रेस कर पाओगे अच्छे से, वो है ट्रांस, ठीक है। तो ऑलवेज मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का बेटर देन सिस, याद रख लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ किसका, जीआई, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑलवेज cis is more than trans, always, sorry, stability is trans always better than cis, क्यों, because this is based on that stability is inversely proportional to steric crowding। बताता हूं क्या है steric crowding, ठीक है। मान लो कोई भी एक cis कंपाउंड उठा लो, यही ले लो तुम, ठीक है, ऐसे, और एक ले लो इस तरीके से, तो जब हम ऐसे बना रहे, इसका मतलब क्या है कि इधर पे कौन है H, और यहाँ पे बड़ा ग्रुप CH3, तो होता क्या है ना, ध्यान से सुनना, इधर पे भी कौन CH3, ये भी कौन CH3, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये स्टेरिक क्राउडिंग होता क्या है, बेसिकली हम बोलते हैं कि जो बड़ा साइज होगा तो दो बड़े साइज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। खुद ही सोच लो, अगर एक दरवाजा है, उसमें से दो मोटे लोगों को निकलना हो, राइट, तो क्या आराम से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, क्यों भाई, एक घुसा दूसरा भी घुसेगा तो उनके बीच में क्या होगा, टक्कर होगी, राइट, तो बोलेगा तू निकल मैं निकलूं, तो नहीं निकल पाएगा कोई, तो दिक्कत वही हो जाता है। इसको वैसा ही समझो कि भाई इतना सा डिस्टेंस है, उसी में दो मोटे मोटे लोग को घुसा दोगे तो ऑब्वियसली वहां पे दिक्कत होनी है। उनको क्या करो, इसको इधर से घुसाओ, इसको इधर से घुसाओ, मतलब डिस्टेंस दे दो, राइट। अब इतने से डिस्टेंस में सिर्फ CH3 को ही निकल जाए, तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, दोनों को हम दूर दूर कर दिए, दोनों को पास पास रखने में स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है। अच्छा, ये तो हुई सिंपल सी बात, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों ये लोग अनस्टेबल हो जाते हैं, ध्यान से सोचो कि कार्बन और हाइड्रोजन, राइट, क्या है, एटम है, राइट, एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, राइट। अगर देखा जाए तो अगर ये एटम है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, और हर तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसके ऐसे बाहर के साइड क्या होता है, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हो जाएंगे, बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कभी मॉलिक्यूल को हम ऐसे स्फीयर दिखाते हैं ना, तो उसके आउटर साइड में हम किसको मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। और जो मॉलिक्यूल जितने ही ज्यादा एटम्स होंगे उसके अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही ज्यादा होता है, इसीलिए कोई मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही बड़ा होगा, तो वो दूसरे को उतना ही ज्यादा रिपेल करेगा, राइट। तो स्टेरिक क्राउडिंग इसीलिए हम बोलते हैं कि जिसका साइज ज्यादा वो उतना ही रिपेल करेगा, क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा सिस में क्या होगा, दोनों पास पास होंगे, इसीलिए सिस का स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वो लेस स्टेबल हो जाता है। आई बात समझ में, राइट, फाइन, इसको लिख लो जल्दी से, ओके। आओ कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला एग्जांपल लिख लो, CH3 C CH3 H और H, ये क्या हो गया, सिस, और ये ट्रांस, ठीक है। तो अभी इसमें बताओ, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि डाइपोल मोमेंट निकालना आना चाहिए, ओके। तो निकालते हैं, कैसे करेंगे, देखो 11th में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो CH3 कैसा ग्रुप होता है, CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, राइट। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो वो कार्बन की तरफ आ रहा है, तो अगर मैं डाइपोल वाला एरो बनाऊं तो कैसे बनेगा, वो ऐसा बनेगा, राइट, कार्बन की ओर इधर भी बनाऊं तो ऐसा बनेगा। तो अगर मैं इसका वेक्टर सम लूं तो ये भी नीचे ये भी नीचे, तो वेक्टर सम लूं तो क्या होगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा जो कि नीचे की ओर होगा, ठीक है। ये है डाइपोल मोमेंट विच विल बी नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है, जीरो नहीं है क्योंकि मिल रहा है मेरे को, मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो हो जाएगा पोलर, ठीक है। ये वाला इधर से ये इस तरफ पुश करेगा, वो नीचे की ओर पुश करेगा, राइट। तो देखो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब के क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, राइट। तो अगर हम वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें, वाटर सॉल्युबिलिटी, राइट, तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं म्यू की, ठीक है, म्यू। तो अगर हम म्यू की बात करें तो यहां लिख देता हूं म्यू, तो किसका ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, सिस, तो सिस इज मोर देन ट्रांस इस केस में, राइट। वाटर सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा फिर यहाँ पे, जिसका म्यू ज्यादा है, मतलब सिस का ज्यादा है, तो वाटर सॉल्युबिलिटी यहाँ पे सिस विल बी मोर देन ट्रांस, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद क्या, बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसका म्यू ज्यादा तो सिस, सेम सिस वर्सेस सिस मोर देन ट्रांस। फिर अगर मेल्टिंग पॉइंट बोलूं तो हमेशा मैंने बोला ट्रांस, तो लिख दो यहाँ पे ट्रांस मोर देन सिस, डन। और स्टेबिलिटी की बात आ जाए तो स्टेबिलिटी में भी ट्रांस मोर देन सिस, अंडरस्टूड, राइट। दूसरा एग्जांपल देखो, CH3 CH CClH और यहाँ पे CH3 CHHCl, राइट। यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट देखना हो तो कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, Cl कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। तो अभी देखो इसका डायरेक्शन नीचे है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, ओके, ध्यान से देखना, इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे, इसका ऊपर। डेफिनेटली जो नेट रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों से के मैग्नीट्यूड के एडिशन से कम होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका एक वर्टिकल पार्ट और इसका एक डाउनवर्ड पार्ट, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जो नेट आएगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम से कम आएगा, ठीक है। ये आई होप फिजिक्स में पढ़े होगी 11th में। बट यहाँ देखो इनके बीच का एंगल क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। ये कैसा केस बन रहा है, ये एक ऐसे और उसी में एक ऐसे, केस 0। तो इस केस में जो म्यू नेट है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड विथ दैट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू μ1 का मैग्नीट्यूड प्लस μ2 का मैग्नीट्यूड। μ1 μ2 क्या है, अगर ये μ1 और ये μ2 है तो दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच का एंगल क्या है, 0, राइट। इधर भी क्या होगा, इसका एक डाउनवर्ड इसका एक अपवर्ड का कैंसिल हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसका जो म्यू है वो ज्यादा होगा। तो अगर ये है तुम्हारा ट्रांस और ये है तुम्हारा सिस, तो जो म्यू होगा वो किसका ज्यादा होगा, ट्रांस का सिस से ज्यादा होगा। तो देयरफॉर जो वाटर सॉल्युबिलिटी है एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे, एंड दैट विल आल्सो बी इक्वल टू ट्रांस मोर देन सिस। मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज ट्रांस मोर देन सिस, एंड जो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी दैट विल आल्सो बी मोर फॉर ट्रांस देन सिस, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिखें तो तुमको करना है क्या, सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट का अंदाजा लगाना है, कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसका टेंशन मत लेना कि कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेट थोड़ी ना करना है, केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ्स तो है नहीं, तो हमको आइडिया लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई गेस दोस्तों इसी के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हो गया खत्म, कंप्लीट, ओके। इसके बाद अब हमको जो स्टार्ट करना हुआ है ऑप्टिकल आइसोमर्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, पर इमेजिन करना उसमें हमको बहुत पड़ेगा, ठीक है। और हम सबको पता है इमेजिन करना तो हम सबको बहुत पसंद है, क्या क्या नहीं करते हैं सुबह से शाम, ठीक है। तो आई होप ऑप्टिकल आइसोमर्स भी काफी इजी लगेगा, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में आया, राइट, पसंद आया तो इसको जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो।